गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने यूरोपियों के आगमन के ऊपर चर्चा की थी और उससे संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सारी चीज़ों को हमने प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कवर कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें उसके आगे के जो हमारे डायमेंशंस हैं, हमने सारे टॉपिक्स को लिखा था कल की क्लास में। आगे के जो डायमेंशंस हैं, मुगलों के पतन और ब्रिटिश की भारत विजय से संबंधित उन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ आपको एक काम साथ साथ करना है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आप साथ में लिखते चलें। उससे आपको सहूलियत होगी कि आपके पास एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर्ड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं जो पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न यहाँ 2025 का नहीं है, इसके अलावा यहाँ सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक एक करके देखते हैं और कल जो हमने डिस्कस किया है उसके आधार पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे यूरोपियों के आगमन से संबंधित, पिछले 10 वर्षों में कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 4 प्रश्न यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था वो बहुत सिंपल था। उन्होंने ये पूछा था, कल हमने जो अ, अनाज का या जो भी फसलें हैं उनका आदान प्रदान किस तरीके का हुआ, इससे संबंधित तथ्यों को डिस्कस भी किया था, लिखा भी था हमने। उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जहां ये पूछा गया कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में परिचित किए गए फल थे और उसमें उन्होंने हमसे पूछा जो पपीता है, अमरूद है और अनानास है, तो तीनों जो फल हैं वो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाए गए थे। तो सिंपली उस प्रश्न का जवाब था सभी तीन। तो देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने कल भी चर्चा की, इस बात की कि या तो बहुत तथ्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जहां बहुत ज्यादा हमको तथ्यात्मक प्रकृति नहीं देखने मिलती है, हम लॉजिकली भी उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उसके पहले आपको प्रश्न इस टॉपिक से भी नहीं दिखाई देगा, बहुत रिसेंटली इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाना शुरू हुआ है। क्या पूछा गया है? 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो 18वीं शताब्दी के मध्य की बात हम कर रहे हैं कि 1750 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से क्या लेकर के जाती थी। इन चीजों को यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो हमको दिखता है, पहला ऑप्शन है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरा है चीनी, नमक, जस्ता और शीशा। तीसरा है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथा ऑप्शन है कपास, रेशम, शोरा और अफीम। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न रटने वाले नहीं हैं, ऐसे प्रश्न प्योर लॉजिक क्वेश्चन है जिससे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, थोड़ी बहुत जानकारी आपको आधुनिक भारत की भी है तो क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होंगी कि अगर मिडिवल इंडिया आप पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में कि किस तरीके से चांदी का वैश्विक स्तर पर, चांदी बहुत महंगी हो जाती है और सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, इस वजह से उसने तांबे के ही सिक्कों को टोकन करेंसी की तरह से चलाया था। तो ऐतिहासिक तौर पर आप देखें तो हम चांदी अपने यहाँ से बाहर भेजते नहीं रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर हम बाहर से अच्छी गुणवत्ता के घोड़े हो गए या चांदी हो गया, इन सब चीजों का हम आयात करते रहे हैं, ना कि निर्यात करते रहे हैं। तो अगर आप ये लॉजिक यहाँ लगा पाए तो चांदी वाले ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाय के साथ भी वही चीज है, चाय अंग्रेजों ने चीन के साथ वो लोग लिया करते थे और एक वक्त के बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में ये नहीं होता है, उसके बाद होता है। 18वीं शताब्दी में चीन से चाय लेकर के आते थे। 19वीं शताब्दी में जब हम जाते हैं तो उसके उत्तरार्ध में भारत में चाय के बागान भी लगाना उन लोगों ने शुरू किया था। तो अगर आप ये लॉजिकली देखें तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें बी में ऑप्शन, तो है यहाँ पर चीनी और नमक। तो जब हम चीनी की बात करते हैं तो जो परिष्कृत तरीके की चीनी है, जो व्हाइट शुगर जिसको हम कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश द्वारा फैक्ट्रियों को लगाने के बाद बड़े स्तर पे यहाँ बनाया जाना शुरू हुआ था। तो जो डेट है वो है 18वीं शताब्दी का मध्य। इस वक्त अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं हुई है। जब उनकी सत्ता स्थापित होगी फिर वो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियों को लगाएंगे और गन्ने से जो सफेद चीनी है उसको बनाना
शुरू करेंगे। तब तक अगर ऐतिहासिक तौर पर आप भारत में देखें तो हमारे यहाँ खांड या गुड़ इसको बनाया जाता था, ना कि जो सफेद परिष्कृत चीनी है उसको। तो इस लॉजिक से आप चाहें तो आपका बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है। अब बचता है हमारा ए और डी। इसमें लिखा है अपरिष्कृत कपास और डी में लिखा है कपास। तो अंग्रेज हमारे यहाँ से कपास क्यों लेकर के जाना इस समय शुरू करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ हो गई है औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति हुई है सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में। तो जब सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में हुई है तो उनको चाहिए कपास। लेकिन कपास में अगर अपरिष्कृत कपास लेकर के जाएंगे तो बीज से रेशे को अलग करने का जो काम होता है वो बहुत मेहनत का काम होता है। तो अंग्रेज यहाँ से ही वो सस्ता काम करवा करके और अपने यहाँ पर कपास को ले जाना पसंद करते थे। अगर आप ये लॉजिक लगा पाए तो ये प्रश्न आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, और इसका सही जवाब है डी। आई होप ये क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से संबंधित। देखिए 2019 में इन्होंने थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से पूछा कि अगर आपको बिल्कुल डीप फैक्ट्स ना भी पता हो तो आप प्रश्न का जवाब दे सकें। 2025 में जब प्रश्न को पूछा तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज आपसे पूछ ली, जो अभी हमने आपको शुरुआत में ही प्रश्न बताया कि ये पूछा गया पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किन फसलों का परिचय किया गया। ये अगर आप देखें तो ये भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। देखिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि कई दफा जब एक थीम से क्वेश्चन रिपीट होता है, मान ले किसी भी थीम पर पहली बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सामान्यतः देखेंगे कि वो प्रश्न साधारण पूछा जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक आपको उस प्रश्न में मिल जाएगा जहां आप लॉजिक लगा करके उसको हल कर पाए। लेकिन मान लें कि वही थीम को रिपीट करके फिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको फिर कठिनाई का स्तर उसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। इस प्रश्न को देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 2019 का प्रश्न है, पूछा है इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। तो ये पूछ रहे हैं कि प्राचीन विश्व में किसका प्रचलन शुरू किया गया। चार हमारे पास में ऑप्शन है। कल हमने पढ़ा था कि नई दुनिया, पुरानी दुनिया, ऐसे कह के नाम जो यूरोपीय हैं वो दे रहे हैं कि जो अमेरिका की खोज उन्होंने की थी उसको नई दुनिया कह रहे थे, बाकी जिसको जानते थे उसको पुरानी दुनिया कह रहे थे। चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है तंबाकू, कोको और रबड़। दूसरा है तंबाकू, कपास और रबड़। तीसरा है कपास, कॉफी और गन्ना। और चौथा है रबड़, कॉफी और गेहूं। प्योर लॉजिक से हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। तो प्राचीन विश्व में प्रचलन उसका शुरू किया जाएगा जो हमारे यहाँ पहले से उगाया नहीं जाता होगा। ऑप्शंस में देखिए बी में आपको कपास दिखाई दे रहा है, सी में आपको कपास दिखाई दे रहा है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तभी हमको कपास के बारे में मालूम चलने लगता है कि हमारे यहाँ कपास की खेती की जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ कपास की खेती की जाती थी तो यहाँ पर प्रचलन शुरू करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो बी और सी हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। डी वाले ऑप्शन में आपको बहुत क्लियर गिव अवे गेहूं के आधार पर दे दिया है। नवपाषाण काल जब आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, और नवपाषाण काल में आप पढ़ते हैं मेहरगढ़ का साइट, तो मेहरगढ़ के स्थल से हमको गेहूं के सीधे प्रमाण मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन विश्व के लिए गेहूं भी एक नई फसल नहीं रही थी। इस आधार पर डी भी आपका क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है, और प्योर लॉजिक से आपका जो आंसर निकल करके आता है वो है तंबाकू, कोको और रबड़। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाता है ए। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए तो इसमें आपको कहीं से भी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हमको केयरफुल होकर के प्रश्न को समझना था। प्रश्न कठिन उसके लिए होगा जिसको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी कि न्यू वर्ल्ड क्या है या ओल्ड वर्ल्ड क्या है। जिसको ये पता है कि न्यू वर्ल्ड क्या है, ओल्ड वर्ल्ड क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान होगा। अब इसी को 2025 में जब उन्होंने पूछा तो हमको वहां पे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया जिसमें से हम एलिमिनेट कर पाए। उसमें से उन्होंने हमको ये बोला कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में परिचित की गई फसलें निम्नलिखित में से कौन कौन थी। तीन ऑप्शंस दे दिए उन्होंने और लिख दिया केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इस तरीके का ऑप्शन दे दिया। तो जब पहली दफा प्रश्न पूछा तो हमारे पास क्लियर कट उन्होंने दे रखा है आइडिया कि भाई आप एलिमिनेट करके इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। उसी थीम को जब वापस कुछ सालों के बाद रिपीट किया है तो उसी में कठिनाई का स्तर उन्होंने
बढ़ा दिया है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि हम रटे। जैसे कई सारे टॉपिक्स हम देखते हैं कि हमको आइडिया नहीं लगता है कि भाई 10 साल में तो पूछा नहीं है, पूछा जाएगा या नहीं। तो वहां हम अपनी बेसिक जानकारी रखें, अगर हमको बेसिक जानकारी भी होगी तो हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, वहां हमको अपनी जानकारी का स्तर हमेशा बढ़ाना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन सबके लिए क्लियर है। ये लॉजिकली सॉल्व करें तो बहुत ही आसान प्रश्न की श्रेणी में ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ें और आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो लॉजिक से बहुत सिंपली आप इसको हल कर सकते हैं। इन्होंने कहा है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में। 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश मतलब क्या हुआ, डेट क्या होगा? इसका डेट आप बताएं कि इसका डेट आखिर हमारा क्या होगा। अगर हम 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश की बात करें तो 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश होता है हमारा 1600 से 1625। इन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे। और इन्होंने जो हमको ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में इन्होंने हमको दिया है भड़ौच, चिकाकोल और त्रिचुनोपल्ली। क्या ऑप्शन होगा, कहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने रहे थे? इसको पढ़कर बताइए। इसमें आप देखिए भड़ोच, हम बात कर रहे हैं कि 1625 तक हमको चाहिए, 1600 से 1625। अब इस बीच में इन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे। यदि आपको शुरुआती सफर हम जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे थे तो आपको याद हो तो हमने बात किया था, पहला अस्थाई जो कारखाना है वो उन्होंने लगाया था मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं उसको। दूसरा, जब हम बात कर रहे थे तो हमने प्रथम स्थायी कारखाने की बात की थी और वो था सूरत में। हमने ये भी बात किया था कि कैसे 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक ये लोग स्ट्रगल करते रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं इनको बेहतर तरीके से मिलता है एक्सपोजर और ये बहुत सारे अपने कारखाने लगा पाते हैं। तो शुरुआत में जब हमने बात किया था कि सूरत के बाद इनको अहमदाबाद, भड़ौच, आगरा इन जगहों पर कारखाने लगाने की इजाजत मिली थी, तो भड़ौच इनका ऑप्शन होगा। सिकाकुल, इसको हम श्री काकुलम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ ये 18th सेंचुरी में जाकर के अपने कारखाने लगा रहे हैं। तिरुचिरापल्ली, इसको अगर आप ध्यान रखें कर्नाटक युद्ध, तो जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं 1751, वहां तक भी जाकर के इनका कब्जा तिरुचिरापल्ली पर नहीं रहा था, इस जगह पर इन्होंने अपने कारखाने स्थापित नहीं किए थे। तो मॉडर्न इंडिया अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो 1751 में आरकोट का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है और उसको आप लॉजिक लगा करके यहाँ पे ये भी एलिमिनेट कर सकते थे कि तिरुचिरापल्ली में उनका कारखाना नहीं था। तो अगर हमको ध्यान में रखना हो कि कहाँ पर उनके कारखाने थे तो हमारा ऑप्शन होगा ए, जो कि है केवल 1। तो लॉजिकली इस प्रश्न का भी हम हल कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी प्रश्न देखिए, रटने वाले प्रश्न नहीं है, ये सारे लॉजिक वाले प्रश्न हैं। जयेश, जो गन्ना है वो न्यू गियना से आया था। चलें आगे आते हैं। 2022, 2022 में क्या इन्होंने हमसे पूछा है, आप देखें प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। 22 में इन्होंने पूछा, फिर से हमसे 25 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस कब रिपीट किए जा रहे हैं। 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, फिर 20 का गैप लिया है और 21 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर 22 में लगातार पूछ लिया, फिर 23 और 24 एक साल का गैप लिया, फिर 2 साल पूछा, फिर 2 साल का गैप लिया इन्होंने, और फिर 2025 में इन्होंने क्वेश्चन को पूछा है। ट्रेंड देखें तो बहुत संभावना है कि 26 में भी इनको पूछना चाहिए, क्योंकि 2 साल पूछ रहे हैं, 1 साल का गैप लिया, फिर 2 साल पूछा, फिर 2 साल का गैप लिया और इस साल वापस इन्होंने पूछा है। तो ये चीजें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देंगी कितने कितने ईयर पर यूपीएससी थीम्स को रिपीट करता है। चलिए 2022 पर आते हैं। इन्होंने पूछा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, जो पहला इनका ऑप्शन है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। कहाँ डच लोगों ने सबसे पहले अपना गोदाम स्थापित किया है?
डच लोगों के अगर आप सबसे पहले गोदाम देखिए तो हमने कल ही बात की थी इस बारे में, 1650 मछलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित किया है। आंध्र क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, माने कि हम पूर्वी तटीय क्षेत्रों को यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनको जमीन दी थी विजयनगर शासक के प्रतिनिधियों ने दी थी। हमने डिस्कस किया था कि वहां अश्वपति शासक उनको कहा जाएगा, ना कि गजपति। गजपति शासक हमने आपको बताया था कि उड़ीसा के हैं। तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिखा है। दूसरा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस किया था कि गोवा पहला क्षेत्र है जो कि यूरोपियों के कब्जे में आता है। तो 1510 का साल है जब हमने ये बात किया था कि विजयनगर शासक की सहायता के साथ जो अल्बुकर्क है उसने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा अपना ऑप्शन, तो ये सही है। इन्होंने अल्बुकर्क को बताया है कि उसने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना। चलिए तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी हमने बात किया था कि जब हम मद्रास की बात करते हैं तो फ्रांसिस डे करके एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी है, उसको विजयनगर शासकों के, चंद्रगिरी के शासक होते हैं विजयनगर के प्रतिनिधि, उनके द्वारा जमीन का प्लॉट मिलता है पट्टे पर और वहां उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। अगर हमको पहला ऑप्शन भी सिर्फ पता हो तो हम बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3। तो बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अब देखिए यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं तो जहां बहुत इन्होंने डिटेल में पूछा है, मद्रास पूछा है और गोवा को पूछा है। ये चीज हमने आपको कल पढ़ाते हुए भी कही थी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उन जगहों को ध्यान में रखिए जहां पर ये बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहे। जैसे फ्रेंच लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखिए, आप पौंडीचेरी के बारे में, ब्रिटिश के संदर्भ में दीव हो गया, गोवा हो गया, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अंग्रेजों के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बनेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इसके संदर्भ में जानकारी रखिए। और देखिए इन्हीं थीम्स पर आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ अगर आपने इन चीजों को ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन किया होगा, आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू के ये सबको क्लियर हैं। इसके आगे अगर आप प्रश्न देखिए तो सीधा जो प्रश्न पूछा गया है वो ब्रिटिश नीतियों के आर्थिक प्रभाव पर पूछा गया है। आपको मुगल साम्राज्य से प्रश्न यहाँ पर नहीं मिलेगा, उनके पतन से आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, ना ही जो बाद के शासक हैं उनसे आपको यहाँ जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा। साथ ही साथ ब्रिटिश के विस्तार से संबंधित इतना बड़ा टॉपिक है। सामान्यतः अगर आप फाउंडेशन में देखें तो लगभग 8 क्लास तक पहुंचते पहुंचते हम लोग ये पूरा कवर करते हैं जहां ब्रिटिश प्रसार खत्म होता है, और 9वीं या 10वीं क्लास से फिर हम आर्थिक नीतियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए प्रश्नों की संख्या यहाँ पर तो बहुत सीमित है। तो हमको लॉजिकली प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाने की परंपरा हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है इन टॉपिक से। तो हमको इसीलिए यहाँ पर अपने आप को सीमित करना चाहिए और यहाँ से हमको मेंस के पर्सपेक्टिव से हम कॉन्सेप्चुअल जानकारी रखें, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पढ़ने वाले हैं। आर्थिक नीतियों पर आ जाएंगे, फिर से प्रश्नों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। लगभग हर दूसरे साल आर्थिक नीतियों से प्रश्न आता रहा है। मेंस में तो खैर आता ही है, लेकिन प्रीलिम्स में भी हर दूसरे साल आपको प्रश्न यहाँ पर दिखाई देंगे। तो चलिए लॉजिकली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पढ़ना है और हम आते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है उस पर। हम यहाँ बेसिकली बात करने का प्रयास कर रहे हैं 18वीं जो हमारी शताब्दी है इसमें किस तरह की पॉलिटिक्स रही, किस तरीके से एक बड़े साम्राज्य का पतन हुआ और उस बड़े साम्राज्य के पतन से धीरे धीरे कई सारे क्षेत्रीय राज्य भी निकले और उन क्षेत्रीय राज्यों के बाद कैसे उन जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। इस पूरी पॉलिटिक्स को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको कहा कि लॉजिकली अगर आपको ध्यान रखना होगा तो उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत का जो एक बड़ा क्षेत्र रहा है वहां पर मुगलों का शासन रहा है, और दक्कन और दक्षिण की तरफ आ जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है वो रहा है विजयनगर साम्राज्य।
अब विजयनगर साम्राज्य के अगर आप पतन की बात करें तो 1646 में उनका पतन हो जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे हमको छोटे छोटे राज्य दिखने लग जाते हैं दक्षिण भारत में। अब उत्तर भारत में अगर हम आए मुगलों पर, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ही सालों के, लगभग यहाँ पर आप देखें तो 50 सालों का फर्क है। इसके बीच में हमको मुगल साम्राज्य का भी पतन दिखाई देने लगता है और विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो चुका होता है। मतलब कि भारत में जो बहुत बड़े साम्राज्य रहे थे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की यदि हम बात करें, उनका पतन हो गया। अब उनका पतन हुआ तो इसके बाद से क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आते हैं। कुछ उसमें से बड़े राज्य की तरह से उभरते हैं, कुछ संघर्ष कर रहे होते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इस पृष्ठभूमि में किस प्रकार ब्रिटिश प्रसार कर रहे हैं, वही हमको स्टोरी यहाँ समझनी है। तो आखिर मुगलों का पतन हो रहा है तो क्यों मुगलों का पतन हो रहा है, एक चीज यहाँ पर ये समझनी है हमको। तो मुगलों के अगर हम पतन के कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण रहे हैं, सिर्फ एक कारण यहाँ पर नहीं रहा है। जैसे मुगलों के पतन के कारणों को जोड़ करके देखा जाता है, औरंगजेब की नीतियों के साथ में कई सारे राजनीतिक कारण रहे थे, कई सारे आर्थिक कारण रहे थे, कुछ सामाजिक धार्मिक कारण भी रहे थे। तो क्या कारण है, देखिए जब हम शाहजहां के वक्त के बारे में पढ़ते हैं तो शाहजहां ने बहुत बड़े स्तर पे भारत में बहुत स्थापत्य का उसने विकास किया। बहुत प्रोमिनेंट अगर आप उदाहरण देखें तो लाल किला, या जो पूरा चांदनी चौक का क्षेत्र हो गया, ताजमहल है, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये उसके द्वारा बनवाए गए थे। अब अगर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को बनवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत बड़े स्तर पर हमको देखने के लिए मिलेगा संसाधनों को लगाया जाना। तो जब संसाधनों को बहुत बड़े स्तर पर लगाया जा रहा था तो धीरे धीरे दबाव बढ़ने लग गया था। अगर हम किसी भी तरह का बहुत बड़ा सांस्कृतिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक आर्थिक दबाव की स्थिति भी बनेगी। तो आर्थिक दबाव की स्थिति रही थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी, लेकिन इस तरह की स्थिति हमको बनती हुई दिखाई देती है। अब जब औरंगजेब बनता है मुगल साम्राज्य का बादशाह तो उसको ये दिखाई देता है कि भाई समस्या है, और इन समस्याओं को नाम दिया जाता है जागीरदारी संकट और मनसबदारी संकट। तो हम जागीरदारी संकट की बात करते हैं और मनसबदारी संकट की बात करते हैं। जागीरदारी और मनसबदारी जो व्यवस्था रही थी वो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई व्यवस्था है मुगल साम्राज्य में, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा रहा था। अब आइडिया क्या है, बहुत बेसिक टर्म्स में अगर हम समझे कि आपके पास ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन ऑफिशियल्स को पे करने के लिए पैसा तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो अब औरंगजेब यहाँ पे क्या डिसाइड करता है कि मैं दक्कन की तरफ प्रसार करता हूँ। इसको हम जानते हैं दक्कन नीति के नाम से, कि मैं दक्कन की तरफ प्रसार करता हूँ और दक्कन की तरफ प्रसार करने से मेरे पास जो भी क्षेत्र आएंगे उन जगहों पर फिर मैं इन लोगों को अपॉइंट कर सकूंगा, संसाधन मेरे पास बढ़ जाएंगे। तो मुगल साम्राज्य में उपस्थित आर्थिक संकट, जागीरदारी संकट और मनसबदारी संकट को हल करने के लिए औरंगजेब द्वारा दक्कन नीति को अपनाया गया। दक्कन जाता है और दक्कन में फिर उसको वहां पर चुनौती मिलती है मराठों से। मराठा जो शक्ति हैं वो उभर रहे होते हैं जब हम दक्कन क्षेत्र की बात करते हैं। तो वहां शिवाजी के साथ में लगातार मुगलों का संघर्ष होता रहता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र होते हैं, संभाजी, राजा राम, उनके साथ में लगातार संघर्ष होता रहता है। अब कब्जा नहीं हो पा रहा है, लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। संसाधनों पर बढ़ता हुआ जो दबाव था उसको हल करने के लिए दक्कन में प्रसार की नीति अपनाई गई और उसके लिए भी संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं। एक समय के बाद कुछ हिस्सों पर इनका कब्जा होता तो है, लेकिन जितना सोचा होता है इन्होंने कि कम संसाधन का निवेश करके हमको ज्यादा संसाधन मिल जाएंगे, इस तरह की चीज होती नहीं है। बहुत ज्यादा संसाधन इसमें बर्बाद भी हुए होते हैं, और साथ ही साथ जो क्षेत्र मिलता है वो उतना ज्यादा संसाधनों से युक्त नहीं था जितना ज्यादा इन लोगों ने सोचा था। तो इस वजह से जो आर्थिक संकट है वो लगातार बने ही रहते हैं। अब ये एक बेसिक आइडिया आपको रखना चाहिए, इन चीजों को आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चलें ताकि आपको इन चीजों के बारे में सामान्य जानकारी रहे। या आप चाहें तो आपके पास जो आपके फाउंडेशन के नोट्स होंगे उसमें ही आप अंडरलाइन करते चलें जो भी आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इससे आपको अलग अलग जगहों पर जाके बार बार रिविजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे आते हैं। अब एक तो ये चीज हुआ,
दूसरी चीज क्या होती है कि औरंगजेब क्योंकि दक्कन में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, 2 दशक से भी ज्यादा समय उसने दक्कन में बिताया था, तो केंद्र में यदि उसकी अनुपस्थिति होगी तो केंद्र में उसकी अनुपस्थिति के कारण होता है कुलीनों में विभाजन। तो कुलीनों में जब विभाजन होता है केंद्र में उसकी अनुपस्थिति के कारण, तो उससे क्या समस्या होगी, वो लोग आपस में गुटबंदी कर लेंगे। अगर कोई मजबूत बादशाह नहीं है जो कि केंद्र में बैठा हुआ है, तो हर कोई अपने अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और उसी शक्ति को बढ़ाने के क्रम में कुलीनों में हो जाता है विभाजन। और औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात उसके जो बेटे हैं वो होते हैं अयोग्य। तो यहाँ पर क्या हुआ, अयोग्य शासक, और एक दो नहीं, पूरी की पूरी श्रृंखला होती है जो कि होती है अयोग्य शासकों की। तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो इसके उत्तराधिकारी हैं वो लड़ते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। अब जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे हैं इसके उत्तराधिकारी, तो ये अलग अलग कुलीन वर्ग अपने अपने हिसाब से, इनको लगता है कि ये सारे अयोग्य हैं, तो इनमें से जिसको हमको सत्ता पर बिठा करके ज्यादा आसानी से ज्यादा सहूलियत होगी अपने हाथ में पार को रखने में, हम उसको यहाँ पर बिठा देते हैं सत्ता में, और फिर हम उसको पॉपेट की तरह से यूज करेंगे। इस तरह का इनका विचार होता है। और इस वजह से यहाँ पर जो गुटबंदी है वो अलग अलग उत्तराधिकारियों को सहायता भी करती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि अगेन संसाधन बड़े स्तर पर खर्च हो रहे हैं, और जो गद्दी पर व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति काबिल नहीं है इतना कि वो जो मुगल साम्राज्य की समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। तो अगर वो काबिल नहीं है इतना ज्यादा, तो मुगल साम्राज्य पर अपना नियंत्रण बना करके रख भी नहीं पाएगा, और धीरे धीरे यहाँ बनने लग जाएगी पतन की स्थिति। तो एक तो हमारा ये राजनीतिक और प्रशासनिक किस्म का अगर हम देखें तो ये कारण होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे मुगलों का पतन हो गया। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है चीजें। हमारे अगर हमको बेसिक पॉइंटर्स रखने हो तो हम ध्यान रखेंगे आर्थिक दबाव, जागीरदारी संकट, मनसबदारी संकट, इसका निपटारा करने के लिए औरंगजेब की दक्कन नीति, ये हो गया हमारा एक पॉइंटर। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि औरंगजेब की उत्तर भारत में अनुपस्थिति के कारण कुलीनों में विभाजन, कुलीनों के अलग अलग वर्गों द्वारा उत्तराधिकार के युद्धों में अलग अलग उत्तराधिकारियों का समर्थन, और उसके बाद अयोग्य शासकों की एक श्रृंखला। तो ये हमको यहाँ पर कारण के तौर पर चीजों को ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। आगे जो हमारा कारण है वो है सैन्य कारण। अब ये लोग आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ योग्यता हमको शासकों में आगे दिखाई नहीं दे रही है, तो इन्होंने सेना में भी फिर इन्वेस्ट नहीं किया। तो सेना में अगर हम देखें तो इनकी जो सेना है उसमें तकनीकी निवेश नहीं होता है। सेना में जो प्रशिक्षण की परंपरा रही थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पतन की स्थिति में चली जाती है, और इसके वजह से इनकी सेना भी काबिल नहीं होती है। तो नए क्षेत्रों को दूर जीतना तो दूर की बात है, जो जीते हुए क्षेत्र हैं, जो साम्राज्य का हिस्सा हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रख पाना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो ये हमको यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखना है कि इस वजह से कई सारे बाह्य आक्रमणों से ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, क्या हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है? हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जहां अहमद शाह अब्दाली मुगलों पर आक्रमण करता है, और इस समय तक क्या हुआ होता है कि मुगल मराठों के संरक्षण में आ गए होते हैं। तो मराठे मुगलों की सहायता करने के लिए अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हैं और
हार जाते हैं। इसके पहले भी एक आक्रमण हुआ था 1739 में। वो आक्रमण हुआ था, ईरान का शाह होता है जिसका नाम है नादिर शाह। तो जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तब भी ये अपने आप को नहीं सुरक्षित रख पाए। इस युद्ध में इनकी हार होती है और हार के पश्चात नादिर शाह बड़े स्तर पर यहाँ से धन को लूट करके ले जाता है। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो ये मुगल साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा रही थी उस प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। और धीरे धीरे कई सारे जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं उनको लगता है कि मुगलों में अब इतनी ताकत है नहीं कि हम अगर विरोध भी करें उनके खिलाफ तो वो आ करके और हमको दबाने की कोशिश करेंगे। उनको ये लगता है कि हम क्यों ना स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाएं, ये हमारे पक्ष में होगा। तो इस चीज को हमको यहाँ से ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे हैं सैन्य कारणों की। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? एक बार बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, सैन्य कारण समझ लिया हमने। अब हम समझते हैं आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण अगर हमको बात करनी हो तो हम आर्थिक कारणों में क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको यही चीज समझने की जरूरत है कि आर्थिक दबाव पहले से भी रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधनों को खर्च किया गया था शाहजहां के वक्त में ही। और अगर हमको संसाधन लगातार चाहिए तो हमको निवेश करना होता है, कृषि में निवेश की बहुत आवश्यकता होती है, तभी हमारे जमीन की उत्पादकता बढ़ेगी। तो भूमि में निवेश यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अकबर के वक्त पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं कि भूमि में बड़े स्तर पर निवेश हुआ था। यहाँ पर हम भूमि में निवेश होना नहीं देखते हैं। तो एक चीज तो ये होगा कि यदि भूमि में निवेश ना हो या कम हो तो उससे उर्वरता घटेगी। इसके अलावा क्या हो रहा है, बहुत सारे संसाधनों को युद्ध में लगाया जा रहा है और इस वजह से हम देखते हैं कि संसाधनों में भी कमी आती है, संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। एक ये पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब इस सब के बीच में क्या हो रहा है, इस सब के बीच में संसाधनों में कमी है और जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको तो सैलरी पे ही करना है। तो इसके बीच में एक प्रथा, जहांदार शाह करके एक बादशाह है, वो लेकर के आता है इजारेदारी प्रथा। तो इसके पहले क्या हुआ करता था कि जैसे मान लें कि किसी भी कोई जागीरदार है, उसको हमको देना है क्षेत्र, तो ऐसे करके उसको इतना जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और बोला जाता था कि यहाँ से तुम कर वसूली करो और अपने पास सेना की एक टुकड़ी रखो, जब भी राज्य को जरूरत होगी तो तुम सेना की टुकड़ी उसको भेज देना। अब राज्य उसको बताता था कि आपको कितना वहां से जो भी आपका कर है वो वसूल करना है। और उस कर का एक हिस्सा इनकी तनख्वाह हो जाती थी, एक हिस्से से ये सेना को मेंटेन करते थे और एक हिस्सा चला जाता था बादशाह के पास। ये बेसिक आइडिया रहता था। अब इजारेदारी प्रथा में क्या हुआ कि जमीन की नीलामी की जाने लगी। तो अभी क्या है कि अगर हमको किसी को भी देना है जमीन तो हम ये कहेंगे कि हम एक ऑक्शन रख रहे हैं, हम एक नीलामी रख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने सबसे ज्यादा बोली लगाई, आपने राजा को बोला कि हम आपको इस जमीन से इतना वसूल करके देंगे। तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको राजा ने दे दिया जमीन। और इसी प्रथा को हम कहते थे इजारेदारी प्रथा, और जो जमीन दी जाती थी उस जमीन को कहा जाता था इजारा। अब इस प्रथा में क्या होगा कि राजा को उसका शेयर मिल गया, और जो इजारेदार है जिसने इतनी बड़ी बोली लगाई है वो तो ये चाहेगा कि भाई किसान से मेरे को जबरदस्ती वसूल 90% भी करना पड़े, जिसका जितना उसका उत्पादन है वो पूरा का पूरा उत्पादन भी हमको छीनना पड़े तो हम वो पूरा उत्पादन छीन लेंगे। इस तरह का विचार हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो जिसको जमीन मिला वो भी खुश, बादशाह भी खुश, उसने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया खुद को। लेकिन जो किसान है उसके ऊपर इसका दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से जो किसान है उसके शोषण में होगी
वृद्धि। एक तो ज्यादा से ज्यादा उससे किराया वसूला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उससे कर वसूला जा रहा है, और दूसरी तरफ भूमि में निवेश भी नहीं किया जा रहा है, तो जमीन की उर्वरता भी घट रही है। तो जितना उत्पादन होना चाहिए उत्पादन उतना हो नहीं रहा है, और उससे ज्यादा धन को वसूला जा रहा है। तो जब उसका शोषण बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, तब किसान करेगा विद्रोह। इसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जाट राज्य का अस्तित्व में आना। जाट विद्रोह होता है और वहां से वो अस्तित्व में आता है। तो कई सारे क्षेत्रों में किसान विद्रोह होता है, और वो एक राजनीतिक स्वरूप भी धारण करता है, और धीरे धीरे वहां पर उससे राज्य की स्थापना होती है। यही चीज सिखों के कॉन्टेक्स्ट में भी रहा। किसानों का जो असंतोष रहा, उसको धार्मिक कारणों के साथ मिला करके बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि मुगलों का विरोध होता रहा। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कारण रह जाएगा। इसके आगे अगर हम आए तो एक हम इसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ सकते हैं कि औरंगजेब की खास करके जो नीतियां रही हैं उन पर बात की जाती है इस संदर्भ में, कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर होता था। अब ये कर पहले लगता था, अकबर ने इस कर को हटा दिया था। इसी तरह का एक कर था तीर्थ कर। तो ये जो कर थे, तीर्थ कर रहा हो या जजिया कर रहा हो, इन करों को अकबर, अगेन मुगल बादशाह है, उसने हटा दिया था। औरंगजेब इन करों को वापस लगा देता है। तो जब औरंगजेब इन करों को वापस लगा देता है तो लोग इससे भी असंतुष्ट रहे थे। साथ ही साथ क्या होता है कि उसने अपने विजय के दौरान कुछ मंदिरों को तोड़ा भी था, तो उसके वजह से भी एक धार्मिक असंतोष की भावना रही थी। और इन सब चीज को प्रबलता किससे मिलती है? आर्थिक कारणों से। और धीरे धीरे यहाँ पर फिर हम देखते हैं विद्रोह का होना, और अंततः ये बनते हैं पतन का कारण। तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको मालूम है। इन चीजों को जो हमने यहाँ पर शब्दावली लिखी है, इसको आप अपने नोट्स में हाईलाइट करते जाएं, जिससे आपको एक बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए मटेरियल आपके पास में रहेगा। हालांकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी हमको फिर भी रखनी चाहिए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो आप उस डाउट को पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ बादशाह हैं उनके उनसे जुड़े हुए तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, हालांकि इन चीजों को भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमको बेसिक जानकारी यहाँ पर रखनी चाहिए। एक बादशाह है बहादुर शाह। देखिए, प्रमुख इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब कोई 2 साल है, कोई 3 साल है, कोई 5 साल है, इस तरीके से शासन कर रहे हैं और कोई खास बदलाव ला नहीं पा रहे हैं। ये जो सारे बादशाह हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इनकॉम्पिटेंट रहे थे, बहुत अयोग्य रहे थे, और इन लोगों ने मुगल साम्राज्य में जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं का अपने आप को हल करने में ये सक्षम नहीं पाते थे, और इस वजह से बड़े स्तर पे हम देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और भी तेजी से होने लग जाता है। लेकिन उनमें से भी औरंगजेब के बाद भी जो कुछ एक बादशाह रहे जिनके काल में अगर एक आदमी चीज हुई है तो उसको हम फैक्चुअली ध्यान में रख लेंगे। जैसे जो बहादुर शाह है, उस वक्त के एक इतिहासकार हुआ करते थे खाफी खान। तो खाफी खान ने बहादुर शाह को कहा कि ये है शाहे बेखबर। आप नाम से ही, जो उपाधि इसको दिया उससे ही ये समझ सकते हैं कि इसको शाहे बेखबर अगर कहा गया है तो मतलब इसको अपने आसपास होने वाले चीजों के बारे में कुछ खास जानकारी थी नहीं, इसलिए इसको शाहे बेखबर कहा गया। इसने क्या किया, देखिए, मुगलों का मराठों के साथ में संघर्ष रहा था। औरंगजेब के वक्त में अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब का औरंगजेब के वक्त में चाहे शिवाजी हो या शिवाजी के दोनों बेटे हों संभाजी और राजाराम, इन सब के साथ में संघर्ष का संबंध रहा। और जो संभाजी हैं उनके बेटे को औरंगजेब ने कैद करके भी रखा हुआ था। तो जब बहादुर शाह बनता है बादशाह, जिसको शाह बेखबर वाला जो बहादुर शाह है, क्योंकि दो नाम आएंगे, एक बहादुर शाह जफर और ये बहादुर शाह जिसको शाह बेखबर कहते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने मराठों के साथ में जो नीति अपनाया, वो नीति इसने अपनाया समझौते का। तो मराठों के साथ में पहले लड़ाई होता था, अभी मराठों के साथ में अपना लिया गया समझौते का नीति। दूसरा किसके साथ समझौते का नीति अपनाया गया? राजपूत और
जाटों के साथ में भी जो विद्रोह कर रहे थे, उनका उनके साथ में भी समझौते का नीति अपना लिया कि उनका क्षेत्र उनका, इनका क्षेत्र इनका। राजपूतों के साथ अगर आप देखें तो अकबर के समय से ही रिलेशंस बहुत अच्छे रहे थे और मुगल राजपूत संबंधों को एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है अगर आप मुगल साम्राज्य के इतिहास में पढ़ेंगे तो। लेकिन औरंगजेब के वक्त में कुछ कुछ, सबके साथ में नहीं है, ये चीज भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप डेटा से जाएं तो अतर अली करके एक इतिहासकार हैं, वो ये चीज बताते हैं कि औरंगजेब के वक्त पर राजपूत अकबर के वक्त से भी ज्यादा संख्या में नियुक्त थे उसके प्रशासन में। लेकिन कुछ एक जगहों पर कुछ कारणों से इसने हस्तक्षेप करना शुरू किया जिसकी वजह से उनमें भी विद्रोह की भावना आ गई थी। तो बहादुर शाह ने अपने वक्त पर राजपूतों के साथ भी अपना नीति अपना लिया समझौते का। हालांकि जब हम आते हैं सिखों पर, यहाँ अपनाया संधि और समझौता। अगर हम आते हैं सिखों पर तो सिखों के साथ में इन्होंने अपना करके रखा दमनकारी नीति। तो ये चीज आप फैक्चुअली बहादुर शाह के साथ में ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जहांदार शाह पर। जुल्फिकार खान नाम का एक व्यक्ति है, उसकी सहायता से ये बनता है अगला बादशाह। ये फैक्ट का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, जो हमने बताया कि कैसे कुलीन वर्ग उत्तराधिकारियों को सपोर्ट कर रहा है, तो वो इस आइडिया को बहुत बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। जो एक पूछे कि ये नाम आते हैं, ये नाम हालांकि यूपीएससी पूछता नहीं है। यहाँ से हम ध्यान में क्या रख सकते हैं कि इसने जजिया कर को समाप्त किया। तो इसके बारे में अगर हमको दो फैक्ट्स ध्यान रखने हो तो एक हम ध्यान रखेंगे कि इसने जजिया खत्म कर दिया, और दूसरा हम ध्यान में रखेंगे कि यही है जिसने इजारेदारी प्रथा को शुरू किया था। तो इससे जुड़े हुए दो फैक्ट्स हमारे ये हैं। अगला जो यहाँ फैक्चुअल चीजें ही हैं, यहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें एज सच नहीं है। अगला नाम जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था ये है फर्रुखसियर का। तो फर्रुखसियर के वक्त में अगर हम बात करें तो सैयद बंधु होते हैं, दो भाई हैं अब्दुल और हुसैन अली, इनकी सहायता से ये बनता है बादशाह। अगेन हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटरफेरेंस कुलीन वर्ग का रहेगा। इसके संदर्भ में याद रखने योग्य आपके लिए बात क्या हो सकती है कि इसने तीर्थकर को समाप्त कर दिया। हमने अभी बात किया था कि कैसे अकबर ने जजिया और तीर्थ कर जो कि गैर मुसलमानों पर लगता था उसको खत्म किया था, औरंगजेब ने उसको वापस चलाया था। जहांदार शाह जो है वो जजिया समाप्त कर देता है, फर्रुखसियर जो है वो तीर्थ कर को समाप्त कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1717 में ये देता है दस्तक, जो है शाही फरमान, किसको देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने कल लिखा भी था इनफैक्ट इस चीज को कि जो शाही फरमान दिया जाता है उस शाही फरमान का मतलब क्या होता है कि जो बंगाल वाला खास तौर पर क्षेत्र है वहां पर वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। एक सालाना कीमत निर्धारित जो होगी वो अदा करनी है, उसके अलावा व्यापार के मात्रा के ऊपर उनके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए फर्रुखसियर के साथ। फर्रुखसियर की हत्या करवाई जाती है और इसकी हत्या कराने में सैयद बंधु जिन्होंने इसको बनाया होता है बादशाह, उनको लगता है ये तो अपनी मर्जी से चीजें कर रहा है, तो उन्होंने इसकी हत्या प्लान की। और हत्या प्लान जब की तो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर के प्लान की। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स इंटैंगल हो रहा है। पहले मराठों और मुगलों का संघर्ष था, फिर हमने देखा यहाँ बहादुर शाह के वक्त पर कि मराठों के साथ में समझौता और संधि की नीति अपनाई गई। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मराठों का जो मराठा पेशवा है खास करके वो इस चीज में भी इंटरफेयर करने लग गया है कि कौन बादशाह रहेगा और कौन बादशाह नहीं रहेगा। तो सैयद बंधुओं के साथ मिलकर के मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर की हत्या करा दी। तो ये यहाँ पर दो फैक्ट्स हैं इससे जुड़े जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज अभी क्या चल रही है, मोहम्मद शाह रंगीला जब बनता है बादशाह तो इसका टाइम पीरियड लंबा है। 1719 से हम बात कर रहे हैं 1748। इसके पहले आप सोचिए 1707 में औरंगजेब मरा और हमने 1719 तक में बात कर लिया बहादुर शाह, जो शाही बेखबर वाला बहादुर शाह है। हमने जहांदार शाह की बात कर ली, हमने फर्रुखसियर की बात कर ली। मैंने महज 12 सालों के अंदर हमने तीन बादशाहों की बात कर ली और अब हम चौथे बादशाह की बात यहाँ पर
कर रहे हैं। तो आप ये चीज भी समझ सकते हैं कि जो बादशाह हैं उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, जिसमें वो एक तो काबिलियत भी नहीं है और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है कि उसमें मुगल साम्राज्य की समस्याओं को वो हल कर सकें। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला आता है तो इसके समय में ये वक्त होता है कि चीजों को ठीक किया जा सके, लेकिन इसका जो नाम है इसमें इसको कहा गया रंगीला। इससे आप समझ सकते हैं कि ये विलासितापूर्ण जीवन जीने का बहुत ज्यादा शौकीन रहा था। इसको कोई खास फर्क पड़ता नहीं था कि किस तरीके से साम्राज्य का कामकाज चल रहा है। तो ये भी बिल्कुल नाकाबिल बादशाह रहा था। निजामुल मुल्क करके एक व्यक्ति है, उसकी सहायता से ये बनता है बादशाह, और उसके बाद लंबे समय तक शासन करता है। सैयद बंधुओं की हत्या करा देता है। निजामुल मुल्क कोशिश करता है कि मुगल साम्राज्य की समस्याओं को हल किया जाए, लेकिन जब उसको ये दिखाई देता है कि हल नहीं हो पा रहा है तो वो हैदराबाद चला जाता है। और हैदराबाद जाकर के उसने फिर क्या करना शुरू कर दिया कि वहां पर उसने हैदराबाद को मजबूत करना शुरू किया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान में रखें तो इसी का काल है जिस वक्त, आप अगर ध्यान रखें, 1739 नादिर शाह का आक्रमण हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुगल साम्राज्य के ही जो कई सारे गवर्नर होंगे, कहाँ कहाँ गवर्नर होंगे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मुगलों के ही गवर्नर स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाएंगे। मतलब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य यहाँ पर टूटने लग जाएगा। स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाने का मतलब क्या हुआ कि वो लोग कर तो वसूल करेंगे, लेकिन कर वसूल करके मुगल बादशाह को नहीं भेजेंगे। बोल देंगे कि भाई कर हमारे तक तो उतना आ ही नहीं रहा है। उनको इस चीज का डर नहीं होगा कि मुगल बादशाह किसी भी तरह से उनसे कर वसूली करवा सकता है, किसी भी तरीके से उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है अगर वो कर नहीं दे रहे हैं। तो जो भी काबिल गवर्नर थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने शक्ति को कंसोलिडेट करना शुरू किया। अगर अपने शक्ति को कंसोलिडेट करना शुरू किया तो उससे आगे जाकर के क्या होगा कि जो बादशाह है उसकी शक्ति कम होती जाएगी। ऐसे ही आर्थिक संकट है। इन लोगों ने क्या किया, अवध वाले ने अवध में अपनी शक्ति का संचय करना शुरू किया और वहां आर्थिक सांस्कृतिक विकास शुरू किया। सेम काम बंगाल और हैदराबाद वाले ने करना शुरू किया। तो वहां एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से ये लोग राज्य करने लग जाते हैं क्योंकि मुगलों के ही गवर्नर है। इसीलिए इन राज्यों को जब हम कहते हैं तो इन राज्यों को संज्ञा दिया जाता है उत्तराधिकारी राज्य का, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के गवर्नरों के ही द्वारा स्थापित किए गए राज्य थे। तो ये चीज यहाँ पर होती है और ये सारा काम हो रहा है मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। अगला नाम आते हैं, अगला नाम है आलमगीर का। आलमगीर के वक्त में, आलमगीर का हालांकि इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसने नहीं लड़ा था ये युद्ध, लेकिन प्लासी का युद्ध बंगाल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल का जो नवाब होता है उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध होता है, वो इसी के काल में युद्ध हुआ होता है। अगला नाम जो है उसको हम चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि अगेन यूपीएससी ये फैक्चुअल चीजें पूछता तो नहीं है, लेकिन नाम है शाह आलम द्वितीय का। इसने डायरेक्टली लड़ा है अंग्रेजों के साथ में बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसके समय में दो युद्ध हुए। एक युद्ध अगर इसका आप टाइमलाइन देखें तो बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया है, 1759 से लगाए 1806 तक। तो इसके वक्त में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली हो रही हैं, जो सीधे मुगलों से जुड़ी हुई हैं। पानीपत होता है 1761 में। मुगल और मराठा एक तरफ लड़ते हैं। पानीपत का युद्ध अवध प्लस अहमद शाह जो अब्दाली है वो एक तरफ लड़ता है, वर्सेस होता है ये मुगल प्लस मराठा। तो मराठों से अवध की नींव बन रही होती है, इसलिए अवध अहमद शाह अब्दाली के साथ जाकर के लड़ता है, और मुगलों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं मराठा, इसलिए वो लड़ते हैं अब्दाली के खिलाफ। अब इस युद्ध में जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की, और जो मुगल बादशाह है वो संरक्षण में आ जाता है यहाँ अवध में। तो अवध में वो बैठा होता है और यहाँ बक्सर की लड़ाई होती है। अभी हम लोग इसको भी रिवाइज करेंगे जब हम बंगाल पर आएंगे। अवध, बंगाल और मुगल बादशाह ये मिलकर के लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के
युद्ध में। तो ये एक फैक्चुअल चीज है जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय है जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है। 1765 में ये हस्ताक्षर करता है अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि पर। तो इस संधि के अंतर्गत मुगल बादशाह को पेंशन दी जानी शुरू होती है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये चीज यहाँ पर हुआ। इसके बाद आप जो अगला नाम इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का अपने आप में कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है। अकबर द्वितीय को ध्यान में रखा जा सकता है राजा राममोहन रॉय की वजह से। तो राजा राममोहन रॉय एक बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं 19वीं शताब्दी से, और उनको राजा की जो उपाधि देने वाला व्यक्ति है वो है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। तो इस संदर्भ में इसका नाम याद रखा जा सकता है। अगला जो आखिरी नाम है हमारे पास वो नाम है बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं इसको, या इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो जफर के नाम से ये बहुत सारी कविताओं को लिखा करता था, गजलों की रचना करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और 1857 की क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों ने जो बहादुर शाह के बेटे हैं उनकी हत्या कर दी थी निर्मम तरीके से, और बहादुर शाह जफर को इन्होंने भेज दिया था रंगून, जहां 1862 में इसकी हो जाती है मृत्यु। तो यहाँ से जो नाम मात्र का भी मुगल साम्राज्य बचा हुआ था उसका भी पतन हो जाता है। तो ये हमारी बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं जिसको हम चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो जितनी चीजें हमने यहाँ क्लास में रिवाइज की हैं कम से कम उतनी चीजों की आप जानकारी रखें। अब आते हैं हम अगले तथ्य पर जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। अगेन ये चीज भी फैक्चुअल है। देखिए क्या हो रहा है, जब हमको प्रक्रिया समझनी है कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का राज कैसे स्थापित हुआ, तो हमको यहाँ पर समझनी दो तीन चीजें कॉन्सेप्चुअली पड़ेंगी। एक तो जब अंग्रेज आ रहे हैं तो हम अगर देखें यूरोपीय, तो कौन कौन से यूरोपीय आए? सबसे पहले हमने पढ़ा था पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, इनके बाद आए थे डेनिश, और उनके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे पहले तो इनकी लड़ाई होगी, और इनमें कौन बचेगा मजबूत, कौन भारत पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो चीज हमको देखनी होगी। दूसरी, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमने बात किया उत्तर में जो मजबूत साम्राज्य था वो था मुगल साम्राज्य, दक्कन दक्षिण में जो मजबूत साम्राज्य था वो था विजयनगर। विजयनगर का भी पतन हो गया, मुगलों का भी पतन हो गया। तो यहाँ पर किसका अस्तित्व आएगा? यहाँ जो अस्तित्व आता है वो आता है हैदराबाद, मराठा, मैसूर, त्रावणकोर, यहाँ जो वर्तमान तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां आता है आरकोट। थोड़ा और हम ऊपर चलें तो यहाँ पूर्व की तरफ बंगाल, यहाँ अवध, और उत्तर पश्चिम की तरफ सिख। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य होते हैं जो कि अस्तित्व में आते हैं। अब ये आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इन यूरोपियों के साथ भी लड़ाई चलेगी। यूरोपियों की बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पुर्तगालियों को कुछ जगहों पर डचों ने हरा दिया था, कुछ जगहों पर ब्रिटिश ने हरा दिया था, और इनकी शक्ति काफी ज्यादा सीमित हो गई थी। कुछ एक तटीय क्षेत्र हैं जहां ये सीमित होकर के रह गए थे। डेनिश लोगों का हमने बात किया था कि कोई खास प्रभुत्व रहा ही नहीं था, ये सांस्कृतिक तौर पर ये लोग महत्वपूर्ण रहे थे, और उसमें भी 1845 तक अपने क्षेत्र बेच करके ब्रिटिश को चले गए। इसके बाद हमने बात किया था कि ब्रिटिश और डच ने आपस में समझौता कर लिया था, जहां डचों को इन्होंने कहा था कि तुम इंडोनेशिया पर अधिकार करो, हम उधर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हम भारत पर अधिकार करेंगे, तुम यहाँ हस्तक्षेप मत करो। तो इस तरीके से जो दो मेजर पावर्स बचे वो बचे थे ब्रिटिश और फ्रेंच, और इनके बीच में होती है लड़ाई, और अंततः विजयी उभरते हैं ब्रिटिश, और फ्रेंच को हरा दिया जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये लड़ रहे थे सब, इसमें जीते ब्रिटिश। इधर जो पूरी लड़ाई हो रही है ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब राजनीतिक रूप से एक तो विखंडन भी है और एकता का भी
अभाव है। तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश इन सभी राज्यों के साथ में लड़ेंगे और इनको हरा करके फिर यहाँ अपना कब्जा स्थापित करते हैं। इस कहानी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें कि किसने किसने कहाँ कहाँ अपना अस्तित्व स्थापित किया था। तो अगर हम शुरू करें, कुछ राज्यों को कहा जाता है उत्तराधिकारी राज्य। क्यों उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है? क्योंकि वो मुगलों के सूबेदारों के द्वारा बसाए गए थे। हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर हम इसमें भी महत्वपूर्ण की बात करें तो ये तीनों हमारे महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हमको नाम यहाँ पर कर्नाटक सूबे का भी ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन है जो इन जगहों पर स्थापना कर रहा है? अगर हम हैदराबाद की बात करें, निजामुल मुल्क, या इसी को हम जानते हैं चिन कुलिच खान, या आसफ जहां प्रथम। अगर आपको ये नहीं नाम पता है तो इसको आप साथ में लिखते चलें ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। ये चीजें हमको फैक्चुअली जाननी चाहिए। बंगाल पर आते हैं। बंगाल में जो नाम है वो नाम है मुर्शीद कुली खान। अवध में जो नाम है वो है सादत खान, या इसी व्यक्ति को जाना जाता है बुरहानुल मुल्क के नाम से। कर्नाटक में चले आएंगे तो यहाँ दो नाम हैं, सदातुल्लाह खान और दाऊद अली। जब हम कर्नाटक सूबे की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक सूबा भी मुगलों के नियंत्रण के क्षेत्र से ही निकला था, और वर्तमान तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसको कर्नाटक सूबे के नाम से जाना जाता था। इसके कंफ्यूजन का कारण क्या है कि जो कर्नाटक क्षेत्र वो हुआ जहाँ कन्नड़ भाषी लोग रहते हों, और विजयनगर साम्राज्य कन्नड़ भाषी कर्नाट क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। और इस क्षेत्र तक, जो वर्तमान तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहां पर भी इन लोगों का अधिकार क्षेत्र रहा था। एक वक्त के बाद उनका तो पतन हो गया, लेकिन कर्नाट देश या कन्नड़ भाषी इस तरीके से इनको पुकारा जाता रहा। तो जब यूरोपियों ने पूछा कि भाई ये कौन सा क्षेत्र है, तो लोगों ने उनको बताया कर्नाट देश है, और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में दर्ज कर दिया कर्नाटक। इसीलिए इस क्षेत्र को उस समय कर्नाटक नाम से जाना जाता था, भले ही ये आज का कर्नाटक नहीं, उस आज का तमिल क्षेत्र है। तो यहाँ पर फिर हुआ क्या कि जब हमको आजादी मिलेगी तब भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन होगा तो उस क्षेत्र को फिर तमिलनाडु नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु राज्य के नाम से उनका पुनर्गठन होगा। इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। ये तो उत्तराधिकारी राज्य हो गए। उत्तराधिकारी राज्य कौन है? जो कि मुगलों के क्षेत्रों से निकले हुए हैं। अगला आता है हमारा विद्रोही राज्य। तो विद्रोही राज्य की जब हम बात करते हैं तो जो मुगलों के विद्रोह में थे, मराठा, सिख, जाट, इन सब का मुगलों के साथ में संघर्ष का संबंध रहा। तो मराठा शिवाजी, सिख राज्य की बात करें महाराजा रणजीत सिंह, जाट बदन सिंह और चूड़ामन। सूरजमल करके जो राजा हैं वो आपने नाम सुन रखा होगा, जाटों के बहुत प्रमुख राजा रहे हैं, लेकिन जो संस्थापक हैं वो नहीं है। संस्थापक बदन सिंह और चूड़ामन है। इसको लिखिए।
चलिए, अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका मुगलों के उत्थान पतन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कौन से राज्य हैं? उनकी जब हम बात करते हैं तो वो हो गए मैसूर, रोहिलखंड और त्रावणकोर। त्रावणकोर वो क्षेत्र है जो वर्तमान का केरल है। मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर राज्य का संस्थापक है हैदर अली। रोहिलखंड का अफगान मोहम्मद अली। और त्रावणकोर राज्य के संस्थापक है मार्तंड वर्मन। इन चीजों को फैक्चुअली लिखिए और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए अन्य राज्य करके। यहाँ तक लिख लिया आपने? चले, अब आते हैं, अब देखते हैं कि कैसे एक एक करके इन जगहों पर ब्रिटिश का कब्जा आता है। तो हम शुरुआत करते हैं हैदराबाद और कर्नाटक की पॉलिटिक्स से। इसी की पृष्ठभूमि में हमको समझना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष, और कैसे अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है विजयी। तो यहाँ पर चल क्या रहा है कि कर्नाटक क्षेत्र, इसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट अगर इसको हमको बात करना हो तो एक और तरीका है इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने का, और वो है कर्नाटक युद्ध। तो तीन कर्नाटक युद्ध हुए हैं। बेसिक हम बैकग्राउंड यहाँ पर देते हैं। अगेन आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ी बहुत फैक्चुअल जानकारी यहाँ से रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हैदराबाद हमने देखा निजामुल मुल्क बहुत ही काबिल किस्म के व्यक्ति रहे थे मुगल साम्राज्य में, और उनका ये गोल था कि हम मुगल साम्राज्य की समस्याओं को खत्म करें। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला जो कि उस वक्त पर मुगल बादशाह था, उसको इन चीजों से बहुत लेना देना नहीं था। तो निजामुल मुल्क ने हैदराबाद आकर के इस जगह के विकास के ऊपर ध्यान दिया। कर्नाटक में अगर हम देखें तो हमने दो नाम देखा, सदातुल्ला खान और दाऊद अली। इन दोनों के द्वारा कर्नाटक को भी विकसित करने का प्रयास किया गया। अब हैदराबाद जो राज्य है उसका बहुत बड़ा प्रभाव, जब तक निजामुल मुल्क जिंदा रहते हैं तब तक उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है कर्नाटक की राजनीति पर। ये है बेसिक आइडिया यहाँ पर। तो भारतीयों के संदर्भ में बात करें तो हैदराबाद और कर्नाटक, कर्नाटक की राजनीति पर निजामुल मुल्क जो कि हैदराबाद का निजाम है उसका प्रभाव। यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में दो शक्तियां यहाँ पर सक्रिय हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के बहुत लंबे समय तक दुश्मन रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बदलती हुई राजनीति में वो एक दूसरे के मित्र रहते हैं, और 20वीं शताब्दी तक वो मित्रता उनकी कंटिन्यू होती है। लेकिन उसके पीछे विश्व इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके वजह से इनकी मित्रता होती है। अब यहाँ हमको बेसिक फैक्ट क्या ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश और फ्रेंच लंबे समय से एक दूसरे के साथ युद्ध में संघर्षरत रहे थे। अब कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं एशिया में, जिसकी पृष्ठभूमि हम यहाँ देख रहे हैं भारत। दूसरा, ये एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं यूरोप में। और तीसरा, ये एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका में। तो जो कनाडा वाला आप देखेंगे क्षेत्र, उस क्षेत्र के ऊपर प्रभाव रहा था फ्रांस का। और जो आप देखते हैं पश्चिमी तट आज के संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहां आपको न्यूयॉर्क वगैरह ये सब दिखाई देता है, उस जगह पर प्रभुत्व रहा था ब्रिटेन का। और दोनों ही एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि एक दूसरे वाले क्षेत्र के ऊपर इनका अधिकार हो जाए। तो उत्तरी अमेरिका में भी लड़ रहे हैं। यूरोप में किस तरीके से लड़ रहे हैं, यूरोप में युद्ध वगैरह हुआ करते थे, काफी कॉमन चीज थी। किसी भी जगह पर, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी करके एक साम्राज्य था, तो ऑस्ट्रिया का
मान लें कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसको लेकर के लड़ाई हो गया, या स्पेन में कुछ चल रहा है उसको लेकर के लड़ाई हो गया, तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो दो खेमों में विभाजित हो जाता था और ये लोग एक दूसरे के साथ में लड़ने लगते थे। अब ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा ऑपोजिट खेमे में लड़ते थे, एक दूसरे के विरोधी वाले खेमे में रहते थे। तो इस वजह से इनकी लड़ाई चलेगी यूरोप में भी। और भारत में तो खैर यहाँ पर दोनों अपना प्रभुत्व बनाना चाहेंगे कि हम हो जिसका प्रभुत्व भारत में रहे, इस वजह से भारत में भी ये लोग लड़ते रहते थे। ये हमारी बेसिक पृष्ठभूमि है जिसमें हमको समझना है कर्नाटक युद्ध। अब सबसे पहले हम आते हैं जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है उसके ऊपर। इसकी डेट अगर आप देखें तो 1740 या 46 से 1748 तक मानी जाती है। 1740 का दशक बेसिकली आप ध्यान में रख सकते हैं। 40 में क्या हुआ था? 40 में यूरोप में शुरू होता है एक युद्ध जिसको हम जानते हैं ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध के नाम से। अब दोनों लड़ने लग गए, एक दूसरे के विरोधी खेमों में लड़ रहे हैं, तो वहां पे लड़ाई 40 में ही शुरू हो गई है। भारत में लड़ना 46 में शुरू होता है, इसीलिए दोनों डेट्स को लिखा जाता है। तो अभी लड़ाई उधर शुरू हो गई। अब लड़ाई जब शुरू हो गई तो यहाँ पर होगा क्या? लड़ाई जब शुरू होगी तो दोनों अलग अलग खेमे में आ गए। अब दोनों आपस में निर्धारित करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में भारत में नहीं लड़ेंगे, लड़ाई यूरोप में ही चलनी चाहिए। और इसी बीच में क्या होता है कि जो ब्रिटेन है वो फ्रांस के जहाजों को डुबो देता है। जब फ्रांस के जहाजों को वो भारत में डुबो देते हैं तो यहाँ पर भी लड़ाई की पृष्ठभूमि बन जाती है। दोनों की ही बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रही थी। तो जब लड़ाई की पृष्ठभूमि यहाँ पर बनती है तो इस पृष्ठभूमि में फिर यहाँ पे शुरू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरी कहानी आपको यहाँ रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। होता क्या है कि जब ब्रिटिश ने फ्रांसीसी जहाजों को यहाँ पर डुबाया होता है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहती है कर्नाटक के नवाब को कि आप किसी भी तरह का हस्तक्षेप मत कीजिएगा, इन्होंने क्योंकि हमारे जहाजों को डुबो दिया है इसीलिए इनके क्षेत्र मद्रास के ऊपर हम कब्जा करने जा रहे हैं। है तो आप ही के राज्य का हिस्सा, कब्जा करने के बाद हम मद्रास पर नियंत्रण आप ही को दे देंगे। लेकिन मद्रास पर कब्जा करने के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण कर्नाटक के नवाब को देती नहीं है। कर्नाटक के नवाब को गुस्सा आ जाता है कि हमारे क्षेत्र में आकर के लड़ रहे हो। और क्योंकि पहले इस तरह की बात नहीं थी ना, पहले तो आइडिया ये था कि भाई ये लोग तो यहाँ सिर्फ व्यापारी की तरह से आए थे, तो यहाँ पर इनको तो हर चीज इजाजत लेकर के करनी थी, बाद में जाकर के शासक बनते हैं। अभी शासक तो इधर बने नहीं है, इधर तो इन लोग को हालांकि भारत के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनको ये लगता था कि इतने बड़े बड़े इनके पास हाथी घोड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनके पास सेना है, तो हम इधर किसी तरह की अगर समस्या पैदा करेंगे तो ये तो हमको ही यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह का आइडिया यहाँ पर रहा था। तो ये कर्नाटक युद्धों के दौरान ही इनको समझ में आएगा कि ये तो आपस में भी लड़ते रहते हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हम भारत, क्योंकि ये आप देखिए इतने दूर देश से आ रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में सेना लेकर के आना इनके लिए संभव नहीं है, तो सेना लेकर के तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ जब ये आते हैं तो बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट ये यहीं से करेंगे, लेकिन अभी तक इनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है नहीं। इनको ये लगेगा कि हम भारतीय को अपनी सेना में अगर रिक्रूट करेंगे तो वो तो अपने भारतीयों के प्रति लॉयल होगा। इनको धीरे धीरे यहीं से ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी कि भारतीयों में प्रतिभा है, प्रशिक्षण देंगे तो बहुत अच्छे सैनिक बनेंगे और फिर उन सैनिकों का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने युद्ध में लगा करके। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होंगी। अब आते हैं कहानी पर वापस। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, कर्नाटक के नवाब को दिया नहीं। कर्नाटक के नवाब को गुस्सा आएगा कि मेरे क्षेत्र में युद्ध भी लड़ रहे हो और मेरा ही क्षेत्र तुमने छीन भी लिया है। तो ब्रिटिश उनसे कहते हैं कि देखिए मद्रास में तो हमको फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिली थी, फ्रेंच ने हमसे तो छीन लिया, आपको भी नहीं दिया, उनके खिलाफ युद्ध में हमारी सहायता करो। युद्ध में कर्नाटक नवाब सहायता करता है, फिर भी विजय होती है फ्रेंच की। अब फ्रेंच के पास इस युद्ध को जो है हम सेंट थॉमस या संत थॉमस के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस युद्ध में क्या होता है कि जब संत थॉमस या अड़यार का युद्ध भी इसको कहते हैं,
अब इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांसीसी सेना बहुत छोटी सी है, ब्रिटिश सेना भी छोटी है, लेकिन उसके पास कर्नाटक नवाब की बहुत बड़ी सेना है। फिर भी जब ये लोग हारते हैं और फ्रेंच जीतते हैं तो यूरोपियों को ये समझ में आता है कि भारतीय राजाओं के पास जो सेना है वो महज नाम मात्र की सेना है, और इनकी संख्या बल भले ही बहुत इनका ज्यादा हो, लेकिन इनको हराया जाना बेहतर तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण से संभव है। तो इनको समझ में आया कि भारतीयों के पास आधुनिक तकनीकी का अभाव है, भारतीय सैनिकों के पास प्रशिक्षण का अभाव है, भारतीय सैनिकों में अनुशासन की कमी है, और ये सारी चीजें हैं यूरोपियों की सेना में। आप देखिए आज भी हमारी सेना में ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि ब्रिटिश तर्ज पर ब्रिटिश भारतीय सेना का गठन होगा और वहीं से हमारे यहाँ आधुनिक तौर पर सेना की शुरुआत होती है। तो हालांकि ये चीजें इनके पास में थी, ये लोग जीत गए, इनको समझ में आया कि हमको भारतीय राजाओं से ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। तो ये चीज यहाँ पर हुआ। अब अंततः क्या होता है कि जीतने के बाद इन लोगों में होती है संधि। आपको याद क्या रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? अगर मान ले ऐसे जैसे दे दिया उन्होंने प्रथम कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश नेतृत्व करता, कर्नाटक युद्ध मान लीजिए ऐसे दे दिया, कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश नेतृत्व करता, फ्रेंच नेतृत्व करता, पहला दूसरा तीसरा, और आपको मिलाने के लिए बोल दिया। तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए, यह युद्ध और दूसरी तरफ दे दिया संधि, तो दूसरा फैक्ट हमको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ है स्ट्रिंजर, लॉरेंस, और फ्रेंच की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो है डुप्ले। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो संधि हुई है उस संधि को हम कहते हैं एक्स ला शैपल की संधि। तो एक्स ला शैपल की संधि आज के डेट में ये पड़ता है पश्चिमी जर्मनी में। तब जर्मनी नहीं एग्जिस्ट करता था, जर्मनी का खुद का एकीकरण बहुत बाद में जाकर के हुआ है। तो हमको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। अंततः युद्ध खत्म होता है, एक्स ला शैपल की संधि होती है। अब इस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी खत्म हो गया, ये लोग लड़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका में भी। तो भारत में जीते फ्रांसीसी और उत्तरी अमेरिका में जीते ब्रिटिश। तो संधि के अंतर्गत इन लोगों ने फैसला क्या किया कि एक दूसरे के हम जीते हुए क्षेत्रों को लौटा देते हैं और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ये चीज इधर हुआ। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक आइडिया है। चलिए अब आगे आते हैं, युद्ध खत्म हो गया। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? तो सेकंड की अगर हम डेट की बात करें तो वो है हमारा 1748 में युद्ध खत्म हुआ। अगले ही साल 1749 से 1754 के बीच में होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। और इस कर्नाटक युद्ध में कुछ भी लेना देना जो है वो बाहर के फैक्टर्स का नहीं है, वो हैदराबाद और कर्नाटक के ही फैक्टर्स हैं, उनका लेना देना यहाँ पर होता है। क्या लेना देना है यहाँ पर, किस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं? हैदराबाद में क्या होता है, निजामुल मुल्क की हो जाती है मृत्यु, और निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वहां होता है उत्तराधिकार का युद्ध। नासिर जंग और मोहम्मद जंग, उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। अनवरुद्दीन वहां का नवाब होता है और उसको चैलेंज देता है एक व्यक्ति जिसका नाम है चंदा साहब, या इसको हम चांद साहब के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे नाम यूपीएससी अभी आपने देखा क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक्स फिर भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीजें ध्यान रहे, जैसे कि नेतृत्वकर्ता कौन है, संधि कौन सी हो रही है, इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए इधर। अब यहाँ पर एक पार्टी को उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, एक को समर्थन दिया ब्रिटिश ने, दूसरे को समर्थन दिया फ्रेंच ने। मांगा किसने? इन्हीं लोगों ने मांगा। तो यूरोपियों को ये यहाँ से समझ में आएगा कि भारतीय खुद मौका देते हैं अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनके राजनीति में हस्तक्षेप, इन युद्धों का फायदा उठाते हैं अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर 1749 में एक युद्ध हुआ जिसको हम जानते हैं अंबूर के युद्ध के नाम से, और इस युद्ध में विजय हो जाती है फ्रेंच की। तो यहाँ अनवरुद्दीन की
हत्या कर दिया और इसका उत्तराधिकारी आएगा वापस मोहम्मद अली, उसको सपोर्ट कर रहे होंगे ब्रिटिश। तो पहला वाला जो युद्ध हुआ, सिंपल चीज हमको ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच की विजय हो जाती है और फ्रेंच का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है। फ्रेंच लोगों द्वारा जो समर्थित कैंडिडेट्स होते हैं वो आ जाते हैं सत्ता में। अब फ्रेंच को ये चाहिए कि हम पूरी तरह से ब्रिटिश कैंडिडेट्स को मार दें और जो उनको खत्म करने के बाद हमको सिक्योरिटी मिलेगा वही हमारे प्रभाव को सबसे ज्यादा लंबे समय तक सिक्योर कर पाएगा। तो मोहम्मद अली करके जो व्यक्ति होता है, आज जो हमने अभी साइट डिस्कस की थी तिरुचिरापल्ली, यहां जाकर के छिपा होता है। फ्रेंच चंदा साहब के साथ पहुंचते हैं तिरुचिरापल्ली और अपना पूरा सेना लेकर के वहां पहुंचते हैं कि भाई वहां जाकर के आक्रमण करेंगे, मोहम्मद अली को भी मार देंगे और पूरी तरह से हमारा विरोध यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसी बीच में यहाँ पर जो हमने नाम पिछला पढ़ा वही नाम यहाँ भी चल रहा है, स्ट्रिंजर लॉरेंस, ये ब्रिटिश तरफ से लड़ रहा है और डुप्ले ये फ्रेंच की तरफ से लड़ रहा है। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति होता है, यही नाम हमको दोनों ध्यान रखना है। एक नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इसका आइडिया होता है कि हमको जाना चाहिए राजधानी, कर्नाटक की राजधानी है आरकोट, इसीलिए इसको कई बार आरकोट सूबे के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लाइव कहता है कि चंदा साहब तो पूरी सेना लेकर के आ गया है तिरुचिरापल्ली, हम जाते हैं आरकोट और आरकोट पर जाकर हम अचानक हमला करते हैं। और अचानक हमला करेंगे तो क्योंकि वहां पर सेना है नहीं बड़ी संख्या में, वो पैनिक कर जाएंगे और फिर हमारी वहां पर जीत हो जाएगी। अगर हमने राजधानी ही जीत लिया, किसी को हराने का सबसे आसान तरीका है आप या तो राजधानी जीत लो या राजा को अपने कब्जे में कर लो, भले ही पूरी सेना वहां पर खड़ी है, पूरा साम्राज्य वहां पर पड़ा है, राजधानी जीत ली तो साम्राज्य जिसने जीता उसका। अब क्लाइव यहाँ पर जाता है आरकोट, इसीलिए इस युद्ध को हम जानते हैं आरकोट के युद्ध के नाम से 1751। आरकोट जीत लेता है और यहाँ जीत हो जाती है ब्रिटिश पक्ष की। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सिंपल आइडिया है कि शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में फ्रेंच जीतते हैं, लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव है उसकी सूझबूझ से अंततः जीत होती है ब्रिटिश की। अब इसी दौरान ये लोग उत्तरी अमेरिका में भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों का आपस में फिर संधि होगा। तो 51 तक भारत में तो ये लोग जीत गए थे, भारत में तो जीत गए थे, लेकिन उत्तरी अमेरिका में जीतते हैं फ्रेंच। अब पौंडीचेरी में इधर संधि होती है 1754 में और इस संधि में ये फैसला होता है फिर से एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को हमको लौटा देना है। और उसके बाद से ये लोग ये निर्धारित करते हैं कि डुप्ले को, अंग्रेज ये शर्त रखते हैं फ्रेंच के सामने कि डुप्ले को आपको वापस बुलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइडिया क्या है, डुप्ले को वापस बुला तो लिया फ्रेंच गवर्नमेंट ने, लेकिन डुप्ले के बाद कोई बहुत यहाँ पे बेहतरीन नेतृत्व आ नहीं पाया। इस वजह से फ्रेंच साइड जो है उसकी यहाँ के बाद से हार तय होती है। तो ये हमको यहाँ पर आइडिया ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे, हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कौन नेतृत्व करता है, ब्रिटिश साइड से लॉरेंस और क्लाइव, फ्रेंच साइड से डुप्ले। कौन सी संधि हुई है, पौंडीचेरी की संधि। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें सबको। चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध पर आते हैं। इसका डेट 56-57 से 63। इसकी पृष्ठभूमि भारत में नहीं है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो है यूरोप में। यूरोप में एक युद्ध शुरू होता है जिसको हम जानते हैं सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से। और इसी पृष्ठभूमि में, क्योंकि यूरोप में ये दोनों लड़ रहे होते हैं, उत्तरी अमेरिका में भी लड़ने लग जाते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच, और भारत में भी लड़ने लग जाते हैं। भारत में जब हम आते हैं तो भारत में लड़ने के क्रम में यहाँ इनमें होता है वांडी वॉश का युद्ध। जो ये सारे हम युद्धों की बात कर रहे हैं, अडयार, अंबूर, आरकोट, वांडी वॉश, ये सब वर्तमान तमिलनाडु में ही है, जिसको उस वक्त कर्नाटक सूबे के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र में ये सारे युद्ध हो रहे थे। तो वांडी वॉश का युद्ध होता है, नेतृत्व कौन कर रहा है,
ब्रिटिश नेतृत्व करते हैं सर आयर कूट, और फ्रेंच नेतृत्व करता इधर होते हैं काउंट डी लाली। अंततः होता क्या है, ब्रिटिश पक्ष जीत जाता है और ये युद्ध खत्म होता है पेरिस की संधि से। तो यूरोप में भी युद्ध खत्म, उत्तरी अमेरिका में भी ब्रिटिश जीत गए और यहाँ पर भी ब्रिटिश जीत गए। और इसके पश्चात अंततः जब युद्ध खत्म होता है तब ब्रिटिश ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की, अगर फ्रेंच रहना चाहते हैं तो यहाँ व्यापारिक तौर पर रह सकते हैं, किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी शर्त पर उनको भारत में व्यापार करने के लिए रहने दिया जाएगा। ब्रिटिश जो बात कहते हैं वो बात फ्रेंच को माननी पड़ती है, क्योंकि उनके हक में चीजें यहाँ पर होती नहीं है। हालांकि जैसे ही उनके हक में उनको लगेगा कहीं हस्तक्षेप करने का मौका मिल रहा है तो हस्तक्षेप करेंगे भी और वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन यहाँ पर पेरिस की संधि में इस बात के लिए वो मान जाते हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अगर हमको देखना हो ब्रिटिश जीते क्यों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो बहुत अयोग्य थी, अकुशल थी, तो बहुत तेजी से फैसले नहीं ले पाती थी। ब्रिटिश बहुत तेजी से फैसले लिया करते थे। फ्रेंच के पास डुप्ले के अलावा और कोई था नहीं जो बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके। ब्रिटिश के पास जब हम देख रहे हैं कि स्प्रिंजर लॉरेंस भी है, उनके पास क्लाइव भी है, उनके पास आयरकूट भी है, तो उनके पास एक नेतृत्वकर्ता नहीं है जो बेहतर है, उनके पास नेतृत्वकर्ताओं की श्रृंखला है, संसाधन है। भारत वो पहले आ गए थे, व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ कमाया हुआ था, इस समय तक बंगाल से भी संसाधन उनको मिलने लग गए थे, तो उनके पास बंगाल के संसाधन भी रहे थे। फ्रेंच के पास ऐसी कोई चीज नहीं रही थी। अगर हम नौसेना के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटिश नौसेना बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ब्रिटिश के फेवर में रही, जो कि फ्रेंच के फेवर में ना रही। बिल्कुल डुप्ले को वापस बुलाना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद कोई यहाँ पर बेहतर नेतृत्वकर्ता इनके पास उपस्थित नहीं होता है। डुप्ले के वापस जाने के बाद लगभग लगभग तय होता है कि आगे जब भी युद्ध होगा ब्रिटिश वहां पर प्रभावी तौर पर विजयी होंगे। तो अंततः यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम यूरोपियों की बात करें जो 5 हमने लिस्ट किया, एक प्रतिद्वंदी की तरह से फ्रेंच बचे हुए थे और यहाँ उन्होंने अपने फ्रेंच प्रतिद्वंदियों को भी हरा दिया। तो ये इस वजह से हम इन युद्धों को ध्यान में रखेंगे। अब अगर इन्हीं चीज को हमको बिल्कुल एकदम क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं। जब आप क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाएं तो ऐसे करके आप बना लें। तीनों युद्धों के संदर्भ में अगर हमको यहाँ पे डेट रिवाइज करना हो, 1740-46 से 1748, दूसरे में 1749 से 1754, तीसरे में 1756-57 से 1763। ये हो गया हमारा युद्ध। अब यहाँ हम लिख लें ब्रिटिश, यहाँ हम लिख लें फ्रेंच, और यहाँ हम लिख लें युद्ध व संधि। तो एक तरफ हमारा आ जाएगा युद्ध, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा संधि। तो ब्रिटिश के तरफ से अगर हमको यहाँ पर बात करनी हो नेतृत्वकर्ता की, तो पहले वाले में स्प्रिंजर लॉरेंस, दूसरे वाले में कौन है, स्प्रिंजर लॉरेंस और रॉबर्ट क्लाइव, और तीसरे वाले में अगर हमको बात करनी हो तो आयर कूट। फ्रेंच साइड पर आते हैं। फ्रेंच साइड पर अगर हमको पहले वाले में बात करनी हो डुप्ले, दूसरे में बात करनी हो अगेन डुप्ले, तीसरे में हमको बात करनी हो तो काउंट डी लाली। युद्धों में अगर हमको बात करनी हो, पहले वाले में हम बात करेंगे अडयार, इसी को हम संत थॉमस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दूसरे वाले में दो युद्धों की हमने बात की है, अंबूर और आरकोट,
और तीसरे वाले में अगर आपको युद्ध की बात करनी हो आप बात कर सकते हैं वांडी वॉश। संधियों में अगर हमको बात करनी हो तो पहले वाले में संधि है एक्स ला शापिल। दूसरे वाले में हमको संधि की बात करनी हो तो दूसरे वाले में संधि है पौंडीचेरी। और तीसरे वाले में अगर हमको संधि की बात करनी हो तो संधि है पेरिस। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। जीता कौन है? अगर हम अड़यार में बात करें तो फ्रेंच जीते हैं। अगर हम दूसरे वाले में बात करें तो अंबूर में तो फ्रेंच जीते थे, लेकिन अंततः युद्ध में जीतने वाले हैं ब्रिटिश। और तृतीय में भी जो जीतते हैं वो है ब्रिटिश। तो ये अगर हम एक टेबल बना करके रख लें तो हम बिल्कुल क्विक रिवीजन कर सकते हैं टिपिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसको आप चाहें तो आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे बंगाल के साथ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें और कोई अगर डाउट हो तो आप तब तक डाउट अपना प्रिपेयर रखें, फिर उस पर हम लोग बात करके आगे बंगाल पर चर्चा करेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे का डिस्कशन। अभी तक हमने हैदराबाद और कर्नाटक की राजनीति पर बातचीत की और हमने समझा कि किस तरीके से यहाँ पर अंततः ब्रिटिश की विजय होती है और वो इस क्षेत्र में, चाहे हैदराबाद का क्षेत्र रहा हो चाहे कर्नाटक का क्षेत्र रहा हो, वहाँ पर अपने प्रभाव को स्थापित करने में मजबूत होते हैं। अब आगे जो हमको राजनीति पढ़नी है वो राजनीति हमको पढ़नी है बंगाल की। कुछ मायनों में अवध की राजनीति भी यहाँ जुड़ जाती है आगे। तो अभी जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल क्षेत्र पर ब्रिटिश ने अपना नियंत्रण किया। तो थोड़ा सा हम बैकड्रॉप यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बंगाल में जो हमने नाम पढ़ा वो हमने नाम पढ़ा था मुर्शीद कुली खान का। तो जब हम मुर्शीद कुली खान की बात करते हैं तो मुर्शीद कुली खान यहाँ पर बेहतर तरीके से स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाते हैं और बंगाल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अब इस संदर्भ में उनके द्वारा आर्थिक रूप से यहाँ पर मेजर्स लिए गए जिसमें उन्होंने कोशिश किया कि किस तरीके से बंगाल को वापस से जो क्षेत्र है उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, वहाँ पर करों की प्रॉपर वसूली की जाए और उन करों को बंगाल क्षेत्र में निवेश किया जाए। तो ये सारी चीजें मुर्शीद कुली खान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हो रही होती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ब्रिटिश व्यापारिक प्रेजेंस के रूप में उपस्थित रहे थे। तो एक तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ एक और एडिशनल फैक्टर है कि इनको 1717 में मिल जाता है दस्तक, मतलब कि करमुक्त व्यापार करने का अधिकार। अब यहाँ दूसरे जो लोग होंगे वो होंगे भारतीय व्यापारी। अन्य यूरोपीय भी हैं यहाँ, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, इनकी उपस्थिति भी यहाँ पर रही थी। इनका जैसे हमने बात किया था कि इनकी प्रेजेंस रही थी चिंसुरा में। फ्रेंच के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था कि इनकी जो प्रेजेंस रही थी वो रही थी चंद्र नगर में। और अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो इनके पास रहा था कलकत्ता, जिसको इन्होंने विकसित किया था, और रहा था कासिम बाजार। तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। अब यहाँ पर मुर्शीद कुली खान की जब उपस्थिति है तो यहाँ हमको ध्यान रखने की जरूरत ये है कि इन्होंने क्या किया कि बोला, जो जिन भी ऑफिशियल्स को इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने ये बोला कि भाई आपको हमको समय पर कर देना ही पड़ेगा, आप किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। माने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास किया। इससे एक पूरा नेक्सस बनता है, उसी को हम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर समझते हैं। तो नवाब है, नवाब की धीरे धीरे प्रशासन में कुछ एक ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में नहीं बनेगी, क्योंकि उनको बोलेंगे कि भाई टाइम पे तुमने कर वसूल करके नहीं दिया तो हम तुमको यहाँ से हटा करके किसी और को इस जगह पर अधिकार दे देंगे। ये यहाँ पर आइडिया होगा। अब ये कर देने के लिए किसके साथ में दोस्ती करेगा? भारतीय व्यापारी। व्यापारियों के पास में बहुत पैसा होगा तो उनको बोलेंगे कि भाई हमको थोड़े समय के लिए तुम शॉर्ट टर्म लोन दे दो और इससे हम समय पे उन लोगों को कर दे देंगे। क्योंकि किसान के साथ में क्या है, मान लीजिए कि डेट दे दिया नवाब ने कि आज तुमको देना है कर, किसान नहीं दे पाया तो किसान
का तो शोषण करेगा ही ये प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के खुद के हाथ से भी तो शक्ति जाएगी ही ना। तो खुद के हाथ से शक्ति ना जाए, इसलिए भारतीय व्यापारी से लोन लेकर के नवाब को दे देंगे पैसा, और जब किसान से वसूल करेंगे तो उनको फिर पैसा वापस कर देंगे। तो भारतीय व्यापारी और प्रशासन के बीच में बनेगी साठगांठ। अब आते हैं इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रेंच से नहीं बनेगी, डच से नहीं बनेगी। अगर वो अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इनका आइडिया है कि भाई हमको अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाना है। किसी की तो मदद चाहिए होगी, क्योंकि इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमको थोड़ा बहुत इनसे ये भी चाहिए कि जानकारी भाई हमको यहाँ से मिले। तो जानकारी हमको मिले तो किससे दोस्ती करेंगे? भारतीय व्यापारी। क्या बोलेंगे कि देखो होता क्या है, दस्तक बेसिकली क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है। तो मान लीजिए कि जैसे आप अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, आपने जिस भी व्हीकल पे, घोड़ा गाड़ी है उस पे आपने अपना, या तांगा है उस पे आपने अपना सामान लदवा लिया। अब वहां पर क्या होता था, सामान चेक होता था। कहीं पर भी सामान चेक होगा, जो भी टोल स्टेशन होगा, और सामान चेक करके कितना मात्रा है उसके आधार पर कल की वसूली की जाएगी। तो अब आइडिया क्या है, मान ले कि आपके हाथ में दस्तक है, तो आपने दस्तक दिखा दिया कि भाई हमारे पास दस्तक है, तो हमको यहाँ पर कर नहीं देना है, हमारा सामान यहाँ पर चेक नहीं होगा। तो कुछ एक जो भारतीय व्यापारी होंगे उनको ये क्या बोलेंगे, जैसे एक नाम है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो नाम है जगत सेठ का। उसको क्या बोलेंगे कि भाई तुम अपना सामान भी हमारे दस्तक के साथ में भिजवा दो। तो भारतीय व्यापारी को भी फायदा कि उसको भी कर नहीं देना पड़ेगा, ब्रिटिश को भी फायदा, कर तो देना नहीं पड़ेगा। अब ये दस्तक तो दिया था मुगलों ने, अब यहाँ स्वतंत्र व्यवहार करने लग गए हैं नवाब। तो इन नवाबों को दिक्कत होगी, क्योंकि कर तो इनके हिस्से का जा रहा है, इनके क्षेत्र में ये लोग व्यापार कर रहे हैं और कह रहे हैं था तो ये मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा। ये बोलेंगे था मुगल साम्राज्य का हिस्सा, अभी हमारा है। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं यहाँ पर आएंगी। तो जो नवाब होगा उसको भारतीय व्यापारी जो ब्रिटिश की मदद कर रहे होंगे उससे भी दिक्कत होने लग जाएगा, और ब्रिटिश से भी उनको दिक्कत होगा। ब्रिटिश को और भारतीय व्यापारी को ये दिक्कत होगा, अगर कोई नवाब अपने आप को ज्यादा असर्ट करे तो उनको उससे दिक्कत होगी। ये हमारा यहाँ पर बेसिक आइडिया रहेगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें प्रशासन, तो प्रशासन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दिक्कत होगी नवाब के साथ में, लेकिन उनकी बनेगी भारतीय व्यापारी के साथ में। तो ये हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है, उसका बेटा सत्ता में आता है, फिर उसकी हत्या करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान आता है पार में, और ये रहता है 1740 से लगभग 1756 तक। अब ये वो समय है जिस समय मराठे भी बहुत मजबूत हो रहे हैं, और मराठे अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे होते हैं, बंगाल के क्षेत्र में भी आक्रमण करते हैं। तो ये 1751 में मराठों के साथ में कर लेता है समझौता, और उनको कुछ क्षेत्रों में कहता है कि आप यहाँ से कर वसूल कर लो। चौथ करके वो लोग कर वसूल किया करते थे, कहता है कर वसूल कर लो, बंगाल पर आक्रमण वापस नहीं करना। तो इसने शांति मराठों से खरीद ली, और शांति में यहाँ पर विकास के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता है। यही काम अवध नहीं करता है, और अवध और मराठों के बीच में दुश्मनी होती है। तो 1761 का बैकड्रॉप जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें अवध साथ देता है अमर शाह अब्दाली का, जो मराठों के खिलाफ लड़ रहा था। चलिए वापस यहाँ आते हैं। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर अपना मराठों के साथ में समझौता कर लिया, और इसने बंगाल के विकास के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पर आइडिया क्या होता है कि इसको ये लगने लगता है कि भाई ब्रिटिश बहुत ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से इसने क्या किया कि ब्रिटिश की शक्ति को रोकने का फैसला करता है। लेकिन तभी इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद फिर से होता है उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें सत्ता में आता है सिराजुद्दौला। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसमें घसीटी बेगम करके एक होती है कैंडिडेट, और एक होता है सिराज। तो जब हम सिराज की बात करते हैं तो सिराज की मदद करते हैं ये भारतीय व्यापारी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको लगता है कि यंग है, बहुत यंग टीनेजर ही होता है, और इनको लगता है कि इसके पास में तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, और इस वजह से ये इसको बनाते हैं अगला नवाब। अब अगला नवाब तो इन्होंने इनको बना दिया, लेकिन अली वर्दी खान ने इसको पहले ही आगाह किया होता है कि ब्रिटिश अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर रखना। तो उनकी अपने आप को सुरक्षित भी रखना, और उनकी बढ़ती शक्ति को रोकने का प्रयत्न भी करना। तो सिराज पहले से ही बहुत ज्यादा
आगाह होता है। अब सिराज के प्रशासन में एक अधिकारी होता है जिसका नाम है मीर जफर, और ये इसके सेना का होता है मुख्य कमांडर। सेना का मुख्य कमांडर है मीर जफर, और ये नवाब से यानी कि सिराजुद्दौला से बहुत ज्यादा खुश होता नहीं है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर क्या चल रहा है, जगत सेठ को ये लगता है कि हमने तुमको गद्दी पे बिठाया और तुम यहाँ पर हमारे ही ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ होते हैं ये भी इससे खुश होते नहीं है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या समस्या है कि सिराज को दिक्कत इस चीज से होती है कि हमने आपको यहाँ पे इजाजत दिया है कि आप यहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित करो, जो कलकत्ता कासिम बाजार वाला क्षेत्र है, और कुछ जगहों पर इन लोगों ने ये कहा था कि मराठे बार बार आक्रमण करते रहते हैं, तो अली वर्दी खान से इन लोगों ने कहा था कि बार बार आक्रमण करते हैं तो हमारा भी सामान लूट में चला जाता है, तो इस वजह से आप हमको किलेबंदी करने की इजाजत दे दो। तो कुछ जगहों पर किलेबंदी करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से किलेबंदी करने की इजाजत दी नहीं गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इस चीज को माना नहीं और ज्यादा किलेबंदी यहाँ पर कर दिया। अब इस किलेबंदी से नाराजगी होगी सिराजुद्दौला को, और जब नाराजगी हो गई तो सिराजुद्दौला यहाँ पर क्या करना चाहेगा, सिराजुद्दौला का आइडिया ये होगा कि भाई हम यहाँ पर जाएंगे, इनके क्षेत्र पर हम आक्रमण करेंगे और इस चीज को हम रोकेंगे। तो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे ब्रिटिश, इसके वजह से सिराज को दिक्कत थी। किलेबंदी इन्होंने आज्ञा से ज्यादा किया, इस वजह से दिक्कत थी। और उसके साथ ही साथ जिनको सजा देनी थी, जैसे एक व्यक्ति था जिसको सिराजुद्दौला को सजा देनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको शरण दे दी, तो इन सब वजहों से सिराज को दिक्कत थी। अब सिराज क्या करता है, सिराज जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह है कलकत्ता कासिम बाजार, 1756 में यहाँ पर आक्रमण करता है और इस जगह को अपने कब्जे में ले लेता है, और ब्रिटिश वहां पे हारते हैं, उनको एक पास में द्वीप है फुल्टा नाम से, वहां पर जाकर के शरण लेनी पड़ती है। तो वहां जाकर के वो शरण लेते हैं और इसके बाद वो चला आता है, तो वहां पे उसने जीत लिया कलकत्ता कासिम बाजार। और एक आदमी होता है जिसका नाम है मणिक चंद्र। मणिक चंद्र जो है उसको वहां पे कहता है कि तुम यहाँ पे संभालो चीजों को, और ये वापस चलाता है जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खान के नाम पे राजधानी रहता है मुर्शिदाबाद, ये वापस चलाता है। तो कलकत्ता तो अंग्रेजों की वजह से उन्होंने ही बसाया, उन्हीं की वजह से इंपॉर्टेंट हुआ, उसके पहले तो राजधानी वो रहा नहीं था, मुर्शिदाबाद राजधानी थी, मुर्शिदाबाद वापस आ जाता है। अब यहाँ क्लाइव को पता लगता है, तो क्लाइव इस समय कहाँ है, कर्नाटक युद्ध में हमने बात किया था 1751 में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं रहता है। अब वहां से जब उसको पता लगता है ये सब हो गया, तो वो मद्रास से सेना लेके आएगा कलकत्ता। और यहाँ पे हॉलवेल नाम का एक आदमी है जो फिजिशियन है, डॉक्टर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो यहाँ पर ये कहता है कि जब सिराज आया था तो सिराज ने बहुत सारे अंग्रेजों को एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया और सफोकेशन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो सिराज का साजिश है कि उसने बहुत सारे ब्रिटिश को जानबूझ के मारा, इसका हमको बदला लेना चाहिए। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी भी कहते हैं, कालकोठरी की घटना भी कहते हैं। हालांकि इस चीज को कभी प्रूफ नहीं किया जा सका है हिस्टोरिकली, किसी भी इतिहासकार ने इसकी सत्यता को प्रमाणित किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात जो हॉलवेल है उसने कही, और इसी को बहाना बना करके क्लाइव आएगा, और क्लाइव आकर के वो स्मार्टनेस क्या दिखाता है, मणिक चंद्र को लालच देता है, कहता है हम तुमको कुछ धन देंगे, तुम यहाँ से अपना नियंत्रण छोड़ दो, तुमको क्या ही दे रहा है सिराज। और फिर कलकत्ता कासिम बाजार पर उसने नियंत्रण पा लिया। सिराज को जब ये चीज पता लगेगी तो सिराज को लगेगा कि भाई हम संधि कर लेते हैं और इनके अधिकारों को हम वापस दे देते हैं। तो अलीनगर की संधि करता है वो 1757 में, और अधिकार किसको दे देता है कि भाई आपका जिस तरीके से पहले अधिकार था उस तरीके से हम अधिकार आपको देते हैं। ये आइडिया यहाँ पर होता है। अब ये पूरा हमारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमला कर देती है चंद्रनगर पर सिराज को उकसाने के लिए, क्योंकि आइडिया ये है भाई बंगाल जीतना है तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इसने उकसाने के लिए चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर में फ्रेंच को बनाने का जो अधिकार दिया है फैक्ट्री, वो अधिकार दिया गया है नवाब के द्वारा। तो नवाब को इस चीज से गुस्सा आएगा और यही इमीडिएट कारण बनता है, तात्कालिक कारण बनता है प्लासी के युद्ध का। अब यहाँ इन्होंने क्या किया
यहाँ अगर हम देखें हमारी बेसिक कहानी क्या चल रही है। नवाब सिराज एक तरफ है, मीर जफर सिराज का ही सैन्य कमांडर है, लेकिन जगत सेठ जो भारतीय व्यापारी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर है क्लाइव, इन लोगों ने आपस में मिलकर के ही ये समझौता कर लिया है कि जो जगत सेठ है और क्लाइव है ये मिलकर षड्यंत्र कर लेते हैं, और इन्होंने मीर जफर से कहा कि तुम सेना में उसके तरफ से युद्ध को मत लड़ना, तुम सेना को कमांड मत देना, और सिराज हार जाएगा, सिराज को हम मार देंगे और उसके बाद हम तुमको बना देंगे अगला नवाब। और इसी वजह से जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो नवाब के खुद के सैन्य कमांडर ने उसका साथ नहीं दिया और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। सिराज को ये लोग मार देते हैं और उसके बाद मीर जफर को अगला नवाब बना देते हैं। मीर जफर जब अगला नवाब बनता है तो वो क्या कहता है कि वो कंपनी को कहता है, अब देखिए कंपनी भी दो तरह का व्यापार करती थी। एक व्यापार कंपनी करती थी जो कंपनी खुद कर रही है, जैसे मान ले कि एक प्राइवेट कंपनी है और कंपनी का अपना खाता है कि हमने इतना सामान खरीदा, हमने इतना सामान बेचा। दूसरा चीज यहाँ पर क्या आएगा कि जैसे मान ले कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त हूँ, तो जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त हूँ तो मैं कंपनी के लिए तो काम कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई हमको यहाँ से ब्रिटेन जाना है, थोड़ी काली मिर्च हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खरीद लेते हैं और ले जा करके वहां पे बेच के वो मेरा अपना पर्सनल मुनाफा होगा। तो इसको कहते थे निजी व्यापार। अब दस्तक मिला था कंपनी के व्यापार के लिए, निजी व्यापार के लिए मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पर मीर जफर जब अगला नवाब बनता है तो 24 परगना करके क्षेत्र है बंगाल में ही, वो उसने कहा कि हम कंपनी को इसका जमींदारी देते हैं। तो गिफ्ट बहुत ज्यादा मांगा गया, तो 24 परगना का जमींदारी दे दिया उपहार के रूप में, मुआवजे के रूप में। बहुत बड़ी धनराशि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जफर ने दी, और साथ ही साथ उसने बोला कि हम निजी व्यापार को भी कर मुक्त बना देते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अब निजी व्यापार को भी जब कर मुक्त बना दिया तो बंगाल से इनको बहुत ज्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं। इसके बाद से बहुत ज्यादा धन तो इन्होंने लिया ही था, लेकिन कुछ समय के बाद ये और ज्यादा पैसा डिमांड करने लगते हैं। ये सारी चीजें हो रही है 1757 में। 1760 में ये और ज्यादा पैसा डिमांड करने लगते हैं और मीर जफर कहता है कि भाई मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना पैसा दे पाऊं। तो जब इतना पैसा वो नहीं दे पाता है तो उसको ये लगता है कि मेरा भी सिराज जैसा हाल हो, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से स्टेप अवे कर जाऊं। तो वो हट जाता है और अगला नवाब ये लोग बना देते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम भी इनको कुछ क्षेत्रों की जमींदारी देता है, जैसे मिदनापुर, बुर्दवान, इन सब क्षेत्रों का जमींदारी देता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। धन वगैरह भी देता है उन लोगों को, 5 लाख रुपए का पैसा भी देता है। 60 में आया है, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है, 5 लाख रुपए की धनराशि जो है वो सहायता के तौर पर भी देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि मैं कितना भी कुछ भी दे दूं, ब्रिटिश जो है वो उनका लालच कम नहीं होने वाला है। तो उनका लालच अगर कम नहीं होने वाला है तो मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं अपनी राजधानी को यहाँ से परिवर्तित कर दूं। तो वो क्या करता है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला जाता है और धीरे धीरे अपना जो ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, वहां पे आधुनिक हथियारों की फैक्ट्री वगैरह लगाने की कोशिश करता है, और इस सब वजह से ब्रिटिश को उससे दिक्कत होने लगती है। तो बिहार में कुछ झड़पें होती हैं और उसके परिणाम स्वरूप कटिहार में जैसे एक युद्ध हुआ था, उसमें हार जाने के बाद वो भाग करके जाता है जो बंगाल, जो अवध का नवाब है उसके पास। तो अवध का नवाब था उस वक्त सुजाउद्दौला, वहां पर जाता है बंगाल का नवाब मीर कासिम और उससे सहायता मांगता है, और इसके बाद इस पृष्ठभूमि में होता है बक्सर का युद्ध। इस पृष्ठभूमि में होता है बक्सर का युद्ध। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बंगाल के तरफ से है मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, प्लस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वर्सेस
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका नेतृत्वकर्ता होता है हेक्टर मुनरो। युद्ध होता है, प्रशिक्षण, इनका सैन्य तकनीक, इनका अनुशासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर विजयी होती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि इसके बाद होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इसमें बंगाल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछें। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो यहाँ आज क्लास ख़त्म कर रहे हैं हम। एक्चुअली एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से क्लास मुझे थोड़ी जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है। अगली क्लास में फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। हैव अ गुड डे। कोई अगर आपको डाउट हो तो अगली क्लास में हम फिर वहाँ से शुरू करेंगे।